हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। इस पढ़ाई को धारदार बनाने के लिए आपको चाहिए बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ताकि आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन फोड़ के आओ। तो चलिए हम लोग अपने बिहार बोर्ड 2026 के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए तैयारी शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स की। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 वीडियो में आएगा, एक यह है और एक और सेट आएगा। ठीक, इसमें 35 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और अपनी तैयारी को और जोरदार और बेहतरीन बनाते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि दो समान आवेशों के बीच बल कैसा होता है। यानी दो समान आवेश जब एक दूसरे के पास होते हैं तो कैसा बल लगता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर समान आवेश का बात किया जाएगा तो विकर्षण बल लगेगा। अगर समान आवेश का बात कीजिएगा तो कौन सा बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा। ठीक, और अगर असमान आवेश का बात कीजिएगा तो कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। यानी दो धन आवेश या दो ऋण आवेश के बीच में कौन सा बल लगेगा, विकर्षण बल। और एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। ठीक, शून्य बल कहाँ लगता है, जब कोई आवेश नहीं होता है तो उस पर कौन सा बल लगेगा, शून्य बल लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, जहाँ पे द्रव्यमान उपस्थित होता है वहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि कूलॉम का नियम किस पर निर्भर है। बताइए, कूलॉम का नियम आपने पढ़ा होगा कि यह क्या बताता है, यह फोर्स बताता है जी। और क्या फॉर्मूला होता है, कि Q1 Q2 अपॉन में R²। यानी कूलॉम का नियम जो है हमारा दिख रहे हैं चार्ज पर डिपेंड करता है और दूरी पर डिपेंड करता है, दोनों आवेश के बीच की। के क्या है, के कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। एप्साइलन क्या है जी, एप्साइलन जो है माध्यम का विद्युतशीलता है। तो कूलॉम का नियम जो है इसमें बल जो है आवेश के परिमाण पर भी निर्भर करता है, नहीं, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, और माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा क्योंकि विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, कूलॉम नियम का मान निर्वात में कितना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एप्साइलन जो होता है यही विद्युतशीलता है, और एप्साइलन नॉट बोलते हैं निर्वात में विद्युतशीलता को। ठीक, तो एप्साइलन नॉट विद्युतशीलता है और इससे हम लोग निकालते हैं क्या, के का वैल्यू, यानी 4π 1/4π एप्साइलन नॉट। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक, 9 × 10⁹। सही आंसर हो जाएगा 9 × 10⁹। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यह जो दिया हुआ है 8.85 × 10⁻⁻12 ये किसका वैल्यू है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, विद्युतशीलता निर्वात की एप्साइलन नॉट का वैल्यू है यह। अगर मान लीजिए कि ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, आवेश की एसआई इकाई कौन सी है। एसआई मात्रक पूछ रहा है जी। तो आवेश का एसआई मात्रक है आपका कूलॉम। ठीक, अगर मान लीजिए न्यूटन किसका एसआई मात्रक है जी, तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। नहीं, वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट विभव का एसआई मात्रक है, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर पड़ा हुआ है। अच्छा, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यह जो है आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया था। तो याद रखिएगा आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलॉम है। अच्छा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो वह है फैराडे। फैराडे क्या है, सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। अच्छा, एक बात बताइए सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो आप कहोगे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है तो इन चारों में 3 में से कौन लग रहा है, माइनस वाला, यही वाला है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, पहला वाला क्या है, तो पहला जो है प्रोटॉन पर आवेश है। किसका आवेश है, प्रोटॉन का आवेश।
दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तीसरा अगर मान लीजिए यहाँ पे केजी लिखा रहता तो यह इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है, मास। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रहा है और आप ऑप्शन को भी रिलेट कर रहे हैं और उसको अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी चालक में आवेश किस प्रकार वितरित होता है। यानी मान लीजिए कि एक चालक है और इसमें आवेश किस प्रकार होगा, समान रूप से यानी चारों तरफ होगा, या असमान रूप से कहीं कहीं होगा, या फिर केवल सतह पर होगा, यानी केवल सतह पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, या फिर केवल अंदर होगा। तो ध्यान रखिएगा, चालक में हमेशा आवेश जो है केवल सतह पर वितरित होता है, चालक में भीतर आवेश नहीं होता है। तो एक समान रूप से तो पॉसिबल ही नहीं है, अंदर भी हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है केवल सतह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग दो आवेश के बीच में बल निकालते हैं ना बुआ, तो वो फार्मूला होता है कूलॉम नियम, यानी Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब मान लो कि दूरी है आर, दूरी को दुगुना कर दिया गया। अब मान लो आर था पहले तो आर स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 2r रहेगा तो 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दुगुना कर दिए बुआ। तो देखिए तो बल भी तो 4 भाग हो गया ना, 4 से भाग हो जाएगा, यानी बल क्या हो गया, F/4 हो गया, यानी 1/4 हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा फंडा याद रखना है कि अगर दूरी दुगुना तो बल कितना गुना, 1/4। अगर दूरी जो है 3 गुना हो गया तो बल 9 भाग हो जाएगा। अगर दूरी मान लीजिए आधा हो गया तब बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सीधा ऊपर चल जाएगा। अब दूरी जो है 3 गुना हो गया तो बल 9 गुना हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर चलिएगा, छोड़िएगा मत। अगला सवाल देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धनात्मक आवेश से शुरू होती है, ये तो बात आपको पता है क्या होती है, धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा चारों तरफ निकलती है, लेकिन खत्म कहाँ होती है जी, तो खत्म होती है ऋणात्मक आवेश पर। काहे, कैसे ऋणात्मक आवेश पर देखिएगा तो ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है, तो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जाके घुस रहा है, कहाँ पे घुस रहा है, ऋणात्मक आवेश पर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या होती है, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है यानी E बराबर 0 है तो क्या पॉसिबल है, वहाँ अवश्य आवेश होगा। नहीं जी, आवेश तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा, अगर आवेश रहता तो विद्युत क्षेत्र नहीं रहता जी, रहता। तो यह तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ आवेश नहीं होगा। ये भी जनरल स्टेटमेंट है, आवेश नहीं भी रह सकता है। अच्छा, वहाँ कोई बल नहीं होगा, इतना तो फिक्स है। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या बताता है, वहाँ पर आवेश की उपस्थिति में लगने वाला बल को बताता है, तो इतना तो फिक्स है कि वहाँ पर कोई बल नहीं होगा। तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे सब बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विद्युत बल और गुरुत्व बल में क्या समानता है। अच्छा, चलिए सबसे पहले आपको विद्युत बल गुरुत्व बल बताते हैं। विद्युत बल होता है F=K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, यह आवेश के बीच में लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल होता है F=G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, यह द्रव्यमान के बीच में लगता है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं यह आवेश है, यह क्या है, द्रव्यमान है। पहला देखते हैं, दोनों आकर्षण बल है। सबसे पहले आपको बताते हैं विद्युत बल आकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण होता है। तो पहला वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, दोनों व्युत्क्रमानुपाती वर्ग नियम का पालन करता है। हाँ भाई, ये बात सही लग रहा है। ये भी देख रहे हैं आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, तीसरा है दोनों सदिश बल है। अच्छा, बल तो हमेशा सदिश होता है, कौन हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो तो चाहे नाभिकीय चाहे कौन बल हो, तो सदिश बल भी है। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन दोनों सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी दोनों। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार
देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है। अब देखो विद्युत बल पढ़ते आ रहे थे अभी तक ले, विद्युत बल कूलॉम नियम। अब आ गया है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए जो बल है ना विद्युत बल, जब प्रति इकांक आवेश पर लगता है यानी 1 कूलम चार्ज पर लगे तो उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो फोर्स का मात्रक हो गया बल का न्यूटन, आवेश का मात्रक हो गया कूलॉम, बट्टा में न्यूटन बट्टा कूलॉम। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए तो जल्दी से, न्यूटन पर कूलॉम, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अच्छा बात करें कूलॉम पर न्यूटन किसका, तो ये उल्टा कर दिया है, ये कहाँ कौन का मात्रक, वोल्ट पर एम्पियर किसका मात्रक है जी, तो यह ध्यान से देखिएगा तो यह प्रतिरोध का मात्रक है, रेजिस्टेंस का मात्रक है जी। और जूल पर कूलम किसका मात्रक है, तो यह जो है विभव का मात्रक है, वोल्टेज का मात्रक है, ठीक है। चलिए जो भी ऑप्शन में बता रहे हैं आपको उसको भी ध्यान रखते चलिएगा और कॉपी पर लिखते चलिएगा, ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। इस तरह हम लोग को कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस होते जाएंगे जब एनालिसिस करते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का मात्रक है। अब बताइए विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है, तो विद्युत क्षेत्र जैसे बल का दिशा होता है वैसे ही विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है। तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा यही अगर विभव पूछता पोटेंशियल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अच्छा यही मान लीजिए अगर कैपेसिटेंस पूछता ये भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। ये दोनों अदिश राशि है, ये दोनों सदिश राशि है। वहीं अगर मान लीजिए कूलॉम चार्ज पूछता तो भी कौन सी राशि होती, अदिश राशि होती। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है। तो बिंदु आवेश है, मान लीजिए यह है प्लस चार्ज, ये अगर प्लस चार्ज रहेगा तो दूर जाएगा और माइनस चार्ज रहेगा तो पास आएगा। अभी ना बताया है आपको, ये क्या आएगा, पास आएगा। तो या तो उससे दूर होगा या तो उससे पास होगा, तो सही आंसर हो जाएगा उससे दूर या उसकी ओर, ठीक है। अगला सवाल देखिए दो समान धनात्मक आवेशों के बीच में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो देखिए मान लीजिए कि एक धनात्मक आवेश ई है, एक धनात्मक आवेश ई है, ई है खरी ठकेलेगा, धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा, ई इधर धक्का देगा, नहीं ये क्या करेगा, इधर धक्का देगा। तो बीचवा में जौन फोर्सवा रहेगा जी, बीचवा में अगर कौन आवेश रहेगा तो ऊपर दोनों ही तो दोनों को धक्का दे रहा है और दोनों सेम चार्ज है तो दोनों पर बल क्या होगा, शून्य होगा। तो दोनों के मध्य में शून्य विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक कूलॉम आवेश का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा एक कूलॉम आवेश में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। दूसरा ऑप्शन लिख लिया तो ई तो आपका ऑप्शन सही है, नहीं ये नंबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो, कैसे हो जाएगा जी, इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ये क्या है, गलत। दूसरा लिख लिया 1 एम्पियर सेकेंड। देखिए एक और चीज़ ध्यान रखिए Q इक्वल टू होता है IT, आई जो है एम्पियर मात्रक है, इसका सेकेंड। तो ये भी बात आपका सही है, तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कभी भी आपको जो है एक ऑप्शन पढ़ के आंसर नहीं मानना है, नहीं तो करके आ जाइए गलत, जैसे यहाँ पे कर देते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है। आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है जो कि आपका पहला ऑप्शन है, ना इसको नष्ट किया जा सकता है जो कि आपको दूसरा ऑप्शन, इसको केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है जो कि आपका तीसरा ऑप्शन। तो इसीलिए सभी ऑप्शन सही है बउआ, एक को गलती ना है, ठीक है। जानबूझ के सही डाला गया है, इस नहीं तो आप पहला देखते सही मार के चलाते, गलती हो जाता है फटाक देना, समझ रहे हैं हम बात, यही से तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, जवाब दीजिए पृथ्वी का कुल आवेश कितना होता है। हम आप लोग तो पढ़े ही होते हैं, पृथ्वी धारिणी होती है, सबको धारण करती है, ना तो पृथ्वी पर कोनो प्लस चार्ज होता है, ना ही कोनो माइनस चार्ज होता है, और ना ही हमको पता है ना, तो पृथ्वी पर होता है जीरो चार्ज, जितना चार्ज दीजिएगा वो ले लेगी, वो कभी भी ना पॉजिटिव होगी ना निगेटिव होगी, हमेशा न्यूट्रल रहती है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किस में कहते हैं।
इलेक्ट्रोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं विद्युतदर्शी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जो विद्युत का दर्शन करा दे उसको विद्युतदर्शी बोलते हैं। यानी आवेश विद्युत की जांच करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आज जल्दी से आंसर बताइए। अगर दो समान आवेश के बीच में बल F है, दूरी आधी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया है कि F = K Q1 Q2 बटा R² होता है, नहीं, और अगर R आधा कर दीजिएगा तो ये R²/4 हो जाएगा, 4 चल जाएगा ऊपर तो 4 गुना हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते समय भी ये बात बताई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4F। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई कौन सी होती है? फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है, नहीं, तो फ्लक्स का मात्रक निकालने के लिए नहीं, कैसे निकालते हैं? फाई = E.E। अभी इसका मात्रक देखिए न्यूटन बट्टा कूलम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर का हो गया जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम। देखिए तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए लग रहा है ना, बिल्कुल सही लग रहा है, ये ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल देखिए, गाउस के प्रमेय किस पर आधारित है? सबसे पहले जानिए गाउस प्रमेय होता क्या थी। यह फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन बताता है बउआ, फाई = Q/ε0। ये फाई अगर E.A लिख देते इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q/ε0। तो ध्यान रखिए फैराडे का जो नियम गाउस का जो नियम है वो कूलॉम के नियम पर आधारित है। आप फर्स्ट चैप्टर में आपने मात्र इसमें से कूलॉमी का नियम पढ़ा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए मार के आइएगा। गलती से भी ओम फैराडे या किरचॉफ का नियम मत मारिएगा। अगला सवाल देखिए, गाउस के नियम का उपयोग काहे किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया फ्लक्स निकालने के लिए। अब फ्लक्स से हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में। बाकी विभव ज्ञात करने में करेंगे ना, बल ना ताप, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल नहीं बनता है ये सब। अगला सवाल देखिए, सममितीय। सममितीय का मतलब होता है बराबर रूप से। चार्ज वितरण में गाउस सतह क्यों ली जाती है? गणना सरल करने हेतु। अब आकर्षण के लिए तो नहीं, सुंदर लगने के लिए थोड़ी कर देंगे, नहीं करेंगे। अच्छा बल कम करेंगे, नहीं, सीधा बात है, गणना करने हेतु करेंगे। अगला सवाल देखिए, बताइए इसका आंसर। विद्युत आवेश के लिए विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा जी? फ्लक्स का मान। तो सीधा बात है, आवेश के मान पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा। फ्लक्स होता है फाई = Q/ε0। चार्ज पर तो डिपेंड करबे करेगा, चार्ज 0 तो फ्लक्स 0। अच्छा गाउस की सतह पे का आकार पर देखिए, सबसे पहला बात, गाउस सतह का कोई शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता। तो ई वाला भरम तो पाल के मत रखिएगा, कौन आकार का हो सकता है गाउसियन सरफेस। अच्छा केवल क्षेत्र पर या दोनों पर? तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा, आवेश के मान पर भी निर्भर करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल, यदि कोई आवेश बंद सतह के बाहर हो तो कुल फ्लक्स क्या हो? अच्छा फ्लक्स हम लोग जानते हैं फाई = Q अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला बट्टा में एप्सिलॉन। तो बाहर आवेश है, अंदर तो है ना है जी, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। अंदर रहता तब ना फ्लक्स होता ना। ठीक, अगला सवाल, समतल चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? समतल सतह के जो विद्युत क्षेत्र होगा, मान लीजिए है समतल सतह है, ठीक, ये पर जो विद्युत क्षेत्र का दिशा आएगा ना ऐसे कुछ आएगा, लंबवत, हमेशा इसके क्या होगा? लंबवत होगा, सतह के लंबवत। ठीक, चलिए आगे बताइएगा सवाल। और देखिए कभी भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए ना तो उसका ऑप्शन को भी बड़ी ध्यान से पढ़िए, उस ऑप्शन पर विश्लेषण कीजिए। इससे होगा क्या कि आप पढ़िएगा एक ऑब्जेक्टिव, लेकिन उससे आपको बहुत सारा फैक्ट पता चलते जाता है। अगर घुमा फिरा के भी ऑब्जेक्टिव आया ना तो आप जरूर बना के आइएगा। समझ रहे हैं बात? अगला सवाल देखिए ना, जब किसी वस्तु को रगड़ा जाता है, खूब रगड़ दिया जाता है, तो क्या होता है कि आवेश का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है इधर से उधर जाता है, क्या होता है जी? आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश कभी नष्ट होता है? नहीं ना होता है, नहीं होता है, स्थानांतरण होता है। अगला सवाल, गाउस सतह पर किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है, काथी पर निर्भर करेगा? अंदर के आवेश पर, अभी ना आपको बताएं, बाहर वाला आवेश पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा, बाहर वाला पर निर्भर ना करता है। ऑप्शन नंबर ए, भूलियो के बाहर वाला पर मत मार के आइएगा। अगला सवाल,
अगला सवाल है, आवेशों के बीच बल जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है। आवेश के बीच में जो बल लगता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। काउना के उल्टा में है आर ए स्क्वायर के ना, आर माने दूरी या स्क्वायर माने वर्ग, दूरी का वर्ग। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला सवाल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं करती है। एक दूसरे को काट देती है, भूल के भी नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कब वो मिलती है ना, मिलेगी तो दो दिशा हो जाएगा, दोनों दो दिशा में क्षेत्र का डायरेक्शन समांतर होती है, ये बात गलती है। देखिएगा तो ध्रुव पर पास पास में होती है, प्लस माइनस ई ऐसे ऐसे होता है। देखिएगा तो यहाँ पास है, यहाँ दूर है, यहाँ पास है। ठीक, तो ये क्या होती है, कभी एक दूसरे का नहीं काटती है, ना मिलेगी ना एक दूसरे के काटेगी। अगला सवाल, यदि किसी क्षेत्र में E बराबर 0 है, यानी विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो का पॉसिबल है। E बराबर 0 है का मतलब कोई आवेश नहीं होगा। ठीक, आवेश नहीं होगा, बल भी नहीं लगेगा, तो A और B दोनों बात सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जल्दी से कर आंसर बताइए बना के। हम आपको टाइम देते हैं कुछ देर के लिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर बताइए। देखिए अभी आपने पढ़ा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 गुना Q1 का मान दिया है 2 गुना 10 के पावर -6, आई हो गया 4 गुना 10 के पावर -6। ठीक, तो ई 10 का पावर -6 10 का पावर -6 हो जाएगा 10 का पावर -12, आई 10 का पावर 9 यानी 10 का पावर -3, हाई गुना कर दिए 9 दूना 18 चौका 72। ठीक, सॉरी 9 दूना 18 चौके 72 हो गया। ठीक, अब बट्टा में है 0.25 का स्क्वायर यानी 0.25। 72 में 0.25 से गुणा कीजिएगा ना बुआ, तो ये आ जाएगा 288। ठीक, 288 गुना 10 का पावर -3। ठीक, तो 10 का पावर -3 यानी 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, 0.288 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला है। अगला सवाल है, किसी बिंदु पर आवेश दिया है 5 गुना 10 के पावर -6। ठीक, 2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, तो क्या होता है, के का मान डालिए, के Q बटा आर स्क्वायर, 9 गुना 10 के पावर 9, Q हो गया 5 गुना 10 के पावर -6। ठीक, अब बट्टा में आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 9 × 5 = 45 बट्टा 4। तो यूँ देखिए 9 गुना 5 है, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर, 10 का पावर 9 10 का पावर -6, ये तो सही है। अच्छा, ये 45 में 4 से भाग कीजिएगा 11.25, हाई 10 के पावर जोन 6 है -6, ये 9 है, ये 10 का पावर -। तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों बात वह एक ही है, तो यही से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप धड़ाक देना, ए मार के चाहे बी मार के चल आइएगा, जो कि गलत हो जाएगा। दोनों देख के आना है। ठीक है, ध्यान से ऑप्शन देखना है, तब ऑप्शन सही करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी गोले के अंदर आवेश समान रूप से वितरित है तो भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो गोला के अंदर अगर आवेश एक समान रूप से स्थित है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। हाँ जी, चेंज थोड़ी होगा, नहीं होगा। अगला सवाल, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम है, तो कह रहा है 1 कूलम आवेश पर बल कितना होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान इतना दिया, तो देखिए जितना आपको बताए अभी, ई जो होता है ना, पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। ठीक, तो ई दिया है 10 के पावर 4, क्यू का मान भी दिया है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। क्यू का मान है 1, आई है 10 के पावर 4, सेम आ जाएगा 10 के पावर 4 लेकिन न्यूटन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपसे बन गए होंगे और समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और एडवांस क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी ऐसे वीडियो आते रहें और आप लोग का भी काम बनता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।